हाउ टू बी फ्री फ्रॉम योर कंडीशनिंग। अपनी कंडीशनिंग से फ्री कैसे हूँ। और इसमें एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि कब मुझे सफलता मिली। आज इसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कंडीशनिंग का माइंड में कैसे असर होता है, कंडीशनिंग क्या होती है, और आप अगर अपने जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां झेल रहे हैं जो मैंने झेली थी तो आपके लिए ये पॉडकास्ट है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक कहानी चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। जब मैं पैदा हुआ 1993 मेरा जन्म हुआ था। और कानपुर में मेरा जन्म हुआ। और 2002 तक मुझे चीज़ें याद है। 2001 1999 भी मुझे याद है। आई स्टिल रिमेंबर कि ब्रिटानिया वर्ल्ड कप के चिट्स बांटे जा रहे थे। अगर आप बिस्किट खरीदते थे तो उसमें एक कूपन निकलता था। शायद जो 30-31 में होंगे वो शाउट आउट दे नीचे अगर उनको ये याद है तो अगर आप बिस्किट खरीदते थे ब्रिटानिया के तो 2000 की बात है या 2001 की बात है, ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ करके ऐसे कुछ था। और उसमें स्क्रैच कार्ड्स निकलते थे। तो मामा लोग, हम लोग, सब लोग मामा के घर पे थे और बहुत सारे खूब सारे बिस्किट खरीद लेते थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरा कजिन्स भाई और सब लोग मिलके स्क्रैच कार्ड करते थे कि भगवान निकल आए। तो मेरे मामा जाते थे भगवान के पास स्क्रैच कार्ड लेके और ऐसे करते थे, घिसते थे तो कुछ ना कुछ निकलता था। सब कुछ बड़ा भी निकल सकता था। सबसे बड़ा था कि आपको वर्ल्ड कप बुलाया जाएगा, एक ये था। और भी चीज़ें थी, प्राइजेस थे। तो मेरे भाई का उसमें जो क्रिकेट का बैट था वो निकला था। आज भी उसके पास वो बैट है। और बैट जो था वो साइन था सचिन तेंदुलकर से। तो उस वक्त का ज़माना ऐसा था जब आज भी मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मेरे से बोला कि अब ग्रीटिंग कार्ड कौन भेजता है हैप्पी न्यू ईयर पे, अब तो एसएमएस भेजा जाएगा। तो उस ज़माने से हम लोग आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना है, वो अभी जस्ट अभी का ज़माना है। जो ये जेनजी जनरेशन है उनके साथ ये सब नहीं हुआ होगा। जो 16-17 साल के, 18 साल के हैं, उन्होंने जो नए नए बालक हैं, अभी तो कुछ लोग जो हैं वो तो 16 साल के मेरे को सुनते हैं। मतलब वो पैदा हुए हैं 2008 में, जब मैंने शास्त्रीय संगीत की विद्या लेना चालू किया। 2008 में मैं 14 साल का था। मतलब मेरा जो भाई है छोटा, वो भी 20 साल का है। तो आप लोग तो मतलब कुछ पूरा भयंकर जेनजी जनरेशन। तो जब हमने 2002 में ये ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ ये सब तो निकला था, कुछ जो भी था, मम्मी ने मेरे को बोला कि ग्रीटिंग कौन भेजेगा, अब हाँ ग्रीटिंग कार्ड कौन भेजेगा। अब तो आप नोकिया के फ़ोन पे, मोटोरोला के फ़ोन आते थे, तो उससे आप भेज सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो हम उस ज़माने के हैं, 2001-2002। और जब ऐसे माहौल में एक बच्चा पैदा होता है जहाँ पे आध्यात्मिक चर्चा ही नहीं होती, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें से बहुत ही कम बच्चे जो होते हैं वो आध्यात्मिक तरफ रुझान कर पाते हैं। जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे फादर और मदर के जो बीच में लड़ाइयाँ थी वो बढ़ती गई, क्योंकि इट वॉज अ वेरी रॉन्ग मैरिज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। आई स्टिल रिमेंबर कि कई बार मेरे पिताजी ने मेरी माताश्री पे हाथ उठाया, कई बार मेरी मम्मी ने भी बदले में हाथ उठाया। तो मेरे सामने सब लड़ाइयाँ होती थी। उसके चक्कर में क्या हुआ कि
प्यार मुझे बहुत मिला, लेकिन अटेंशन नहीं मिल पाई किसी पेरेंट की। अब फाइनेंशियल अटेंशन एक अलग चीज़ है जो कि हमेशा से मुझे मिली है। और मैं ये देखो, मैं इसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ऐसा कोई ना सुने, क्या पता मैं मर जाऊँ तो मेरे फैमिली मेम्बर मेरे को सुने बाद में कि चलो ये भी क्या बात करता था स्पॉटिफाई पे सुनते। तो ऐसा मत सोचें कि कोई कंप्लेन है, लेकिन आपने ऐसे कर्म करे तो आपका बच्चा आपसे दूर हुआ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। ठीक है, ये आपकी गलती। तो हुआ क्या कि जब भी ये लड़ाइयाँ हुई तो अटेंशन नहीं मिला। अटेंशन के साथ ही साथ एक और चीज़ थी मेरे पेरेंट्स के बीच में, जो थी भौतिकवाद बहुत स्ट्रांग था। और ये भौतिकवाद सिर्फ मेरे पेरेंट्स में स्ट्रांग नहीं, मुझे इनमें सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं देखना है, आपके पेरेंट्स को भी लाना चाहूँगा इसमें मैं। आप पूरे देश के माँ बाप को और अपब्रिंगिंग, ये जो कल्चर है, इसको लाना चाहूँगा कि भौतिकवाद अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके अंदर, एक लेवल तक इन्वॉल्व है कि मुझे पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों का सर्वाइवल देखना, अपने बच्चों की खुशी देखनी है, मेरे लिए पैसे की उतनी ही महत्वता है जितनी पैसे की महत्वता होनी चाहिए। एक ये होता है कि एक मैंने देखे ऐसे भी पिताजी लोग देखे हैं जो ग्रीडी नहीं है पैसे के पीछे, लेकिन मेरे घर में हर एक व्यक्ति ग्रीडी है। हर एक व्यक्ति, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ग्रीडी ना हो, सिवाय मेरे नाना के। और जब मैंने शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही घर में ऐसा है, शुरू में मुझे लगता था अरे यार मेरा ही घर ऐसा। फिर मैंने देखा आप लोग के घर, मतलब आसपास सब जगह देखना चालू हो गया। मैं घर गया, अपने दोस्तों के घर गया, हर जगह देखा कि क्या बात हो रही है, सब वही सेम निकल गया है, जो यहाँ बातें हो रही हैं वहाँ बातें हो रही हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा ये जानने में कि मैं अपने घर को सिर्फ दोष नहीं ठहरा सकता, ये दोष इन सबका है। फिर मुझे पता चला कि पूरी की पूरी सोसाइटी 90% लोग ऐसे ही होते हैं। जब मैं 25 साल का हुआ, 26 साल का हुआ, तब मुझे पता चला ये, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था तब तक मुझे लगता था मेरे घर में ऐसे। कहते हैं ना कि आप तो अपने घर में पैदा हुए हो तो आप कुएं के मेढक हो गए, आपको लगेगा मेरा कुआं जो है उसमें ही पानी कम है। ऐसा नहीं है, सबके कुएं में पानी कम होता है, लेकिन आप क्योंकि सिर्फ कुएं में एक ही मेढक है तो आप दूसरे के कुएं में जा ही नहीं रहे हो देखने के लिए। तो ये अटेंशन नहीं मिला। जो अटेंशन था, इस अटेंशन से क्या होता था कि मेरी जो माँ है वो काम करने चली जाती थी, मेरे पिताजी जो काम करने चले जाते थे, मैं घर में अकेले रहता था। और घर में अकेले मेड्स वगैरह रख दी थी, वो भी इसलिए रख दी थी क्योंकि 2004 में मेरा भाई पैदा हो गया, तो उसको देखने के लिए कभी बूढ़ी मेड आई, कभी यंग मेड आई, कोई कभी बूढ़ी, तो इस तरीके की मेड बदलती है। तो मैं हमेशा मेड्स के साथ, मेरी बहन जो है ताऊ जी की लड़की, उनके साथ भी रहा हूँ मैं, तो हमेशा अकेले रहा मैं। शाम को मम्मी आती थी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, मैं इतना नहीं डिस्क्लोज कर सकता इसको यहाँ पे। कभी अगर 25-40 साल बाद आप लोग पॉडकास्ट सुनते हो मेरे, तब मैं इसको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता ये सब चीज़ें। मे बी 25-30 साल 40 साल बाद देखेंगे। तो लोनलीनेस यानी जो अकेलापन था, वो 12 साल की उम्र से फील होना चालू हुआ। उससे पहले मैं चाइल्ड था या बच्चा था, तो हम क्या करते थे, हम कजिन्स के यहाँ चले जाए, कजिन्स हमारे यहाँ आ जाएं, ऐसे होता था। कजिन के साथ खेलना कूदना ही मेन इम्पोर्टेंट था। लेकिन एक और लोनलीनेस जो मैंने तो आपको बता रखा है कि ऐसा है, रहता है, मेरे चाइल्डहुड में मेरे साथ रहा है। लेकिन एक और चीज़ थी बड़ी जो आपके घर को मेरे घर को सेग्रीगेट करती है, वो ये है कि आपकी मदर के पास आपका टाइम था। अब आपको मैं बताता हूँ डुअलिटी कैसे क्रिएट हुई यहाँ पे। आप कहते हो ना लॉ ऑफ डुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बताता हूँ। आप में से कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी की, सर आपने बता तो दिया, हमें दिखता भी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। यूज़ करना ही क्यों है, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन आप कहते हो कि चलो ठीक है अभी बताता हूँ।
एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्नता आपके घर में और मेरे घर में जलती। आपके घर में आपके पास माँ थी, मेरे घर में मेरे पास कोई नहीं था शुरू से। फाइनेंस था बस, वो भी अपर मिडिल क्लास फाइनेंस, ये नहीं कि हायर मिडिल क्लास फाइनेंस कि पैसा आया। मतलब ऐसा था कि वीडियो गेम छोटा वाला आ गया, कंप्यूटर आ गया, है ना, वो भी 10 बार जिद करो तो आता था। ऐसा नहीं था कि कार दे दिया या महंगी कोई चीज़ दे दी और बाइक ही दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो साथ ही साथ संगीत की जो मेरी जर्नी थी वो भी चल रही थी। 2008 2007 या 2006 से ही मैंने को बहुत ज़्यादा रुझान आने लगा कि मुझे संगीतज्ञ बनना है और संगीत में कुछ करना है। तो 2008 में मैंने शास्त्रीय संगीत की जो विद्या है उसका अध्ययन करना चालू किया, उसका अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत करी उसकी, अभ्यास किया, आरंभ किया। और वो एक अलग जर्नी है जो कि चलती है। उसके अगर उस जर्नी को पकड़ेंगे तो अध्यात्म अभी उतना नहीं जा पाएंगे, तो लेट नॉट गो इनटू दैट जर्नी। साइड में मेरे म्यूजिक लेसन्स और ये सब होते जाते थे। सुबह उठता था मैं, मेरी मदर चली जाती थी, फादर चले जाते थे, शाम को आते थे रात में 9 बजे। फिर सुबह उठे, फिर चले गए, फिर शाम को आए, फिर सुबह उठे चले गए, शाम को आए। कुछ चीज़ें थी जो आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तू स्कूल नहीं जाना चाहता तो मत जा, तू जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे घर वालों ने ये नहीं कहा कभी कि सुबह 10 बजे तक सोता रहे, सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ। तो ये सब पॉजिटिव साइड थी। और ऐसा भी नहीं था कि हर समय मैं अगर 10 बजे उठ रहा हूँ तो मेरी मम्मी चिल्लाती नहीं थी, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चीखें और स्क्रीमिंग भी होती थी। तो मेरी मम्मी ने फादर ने शुरू से पैसे को ज़्यादा महत्वता दी। ये मैंने फील किया कि ग्रो करने में और काम में और पैसा कमाने में और राजसिक राज करना, इस पे ज़्यादा काम दिया। प्रॉब्ली कानपुर के बेस्ट डॉक्टर्स में थे एक, आज मेरी माताश्री को कहलाया जाएगा। अब ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा उनके बारे में। तो ये सब कुछ था। एक बहुत ही गहन अशांति मेरे अंदर पनप रही थी, उसका बीज जा चुका था मेरे अंदर। म्यूजिक चल रहा था, सुबह उठता था मैं 9 बजे, मैं और मेड रहते थे साथ में, पूरे दिन फ्री रहता था। स्कूल में 8वीं क्लास के बाद मैंने 9वीं क्लास में रिज़ाइन कर दिया, क्विट कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि मेरी 9th में सबसे लड़ाई हो गई थी पूरे क्लास के सारे लड़कों से, और मुझे करना ही नहीं था, पढ़ाई करनी नहीं थी। तो मेरा 1 साल जो है मैं मेरठ चला गया पढ़ने 9th में, और 10th मेरा स्किप हो गया। बाद में आके मैंने वहाँ पे 10th भी कंप्लीट किया अपना। वो भी अखिलेश सरकार थी, तो 10th की परीक्षा में मैं गाने लिख के आया, गाने लिखे। 12वीं की परीक्षा में भी मैं मुंबई में था, वहाँ से आया, तो वहाँ भी किया मैंने। और 12वीं की परीक्षा जब कंप्लीट हुई तो मुझे मोबाइल भी मिला था एक 5,000 रुपये का, और वो मैंने मरियमपुर हॉस्पिटल के सामने कानपुर में गिरा दिया। सुबह उठता, घर वाले नहीं रहते, फिर सुबह उठता, फिर कोई नहीं रहता, फिर सुबह उठता, फिर कोई नहीं रहता। ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा अंदर तन्हाई पनपने लगी। अब ये तो एक जर्नी चल रही थी, एक जर्नी और चल रही थी, वो है कंडीशनिंग। अब ये कंडीशनिंग क्या होती है? आपके बिलीफ सिस्टम्स, जो कुछ भी आप कल्चरली, रिलीजियसली बिलीव करते हैं, दुनिया को
देखने का नजरिया कंडीशनिंग है। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो उनको वो अलग तरीके से लाइफ को देखते हैं, वो एक कंडीशनिंग है। अगर आप प्लेन्स में आएंगे तो वो अलग तरीके से लाइफ को देखते हैं, वो एक कंडीशनिंग है। हर एक स्थिति को देखने का एक नजरिया होता है। अब मैं बताता हूं डुअलिटी कैसे क्रिएट हुई। आज अगर इस लेवल पे तन्हाई नहीं होती मेरे जीवन में, मैंने बहुत सहा। जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा तन्हाई होती है तो वो क्या करता है, सच्चा प्यार की तलाश में निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कुछ पॉडकास्टों पहले कि सच्चा प्यार जो है वो बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज जो प्रेशियस है वो एक लिमिटेड अमाउंट में। इस दुनिया में 1% लोग ही सिर्फ बिलियनियर्स हैं। 1% लोगों को सिर्फ सच्चा प्यार मिलता है। 1% लोगों को सिर्फ कुछ ऐसा मिलता है जो प्रेशियस है। कोई भी सुपरनेचुरल पावर भी होगी तो 1% को मिलेगी। 1% लोग आइंस्टाइन की तरह दिमाग रखते हैं, 1%। तो एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू 1% और 20%, व्हाटएवर। तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही ना था कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलना था, तो मैं लड़कियों के साथ गया, गलत डिसीजन हो गए। लड़कियां मेरे साथ रहती, लेकिन जब कुछ कमिट करने की बात आती तो उनको इनसिक्योरिटीज होने लगती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप 16 साल से लेकर 24 साल के बीच में हैं तो कभी भी 99% ऑफ द टाइम 16 से 24 साल की लड़की, 16 से 24 साल के बीच की लड़की कभी भी शादी के लिए एग्री नहीं करेगी आपसे 100% डायरेक्टली। इनडायरेक्टली वो बोल देगी हाँ हाँ देखेंगे, अभी आने दो टाइम। क्योंकि 16 से 24 के बीच की जो लड़की होती है वो शादी के बारे में सोचती ही नहीं है। और जैसे ही वो 25 क्रॉस करती है उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल होता है कि अब मुझे टाइम पास नहीं करना, अब मुझे सीरियस लड़का देखना है। अब मैं हंटिंग करूंगी किसकी? वो परफेक्ट पार्टनर की। अभी तक उनके दिमाग में अगर कोई परफेक्ट पार्टनर आ भी रहा था 16 से 24 के बीच में तो उसको निगलेक्ट कर देंगी कि चलो बाइक पे घूमना है, यहां जाना है, वहां जाना है, अय्याशियां करनी, थोड़ा बहुत सेक्स करना है, बस वो यहीं तक सोचती है। जैसे ही 25 निकलेगा वो सब कुछ छोड़ के एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। रिलेशनशिप में वो अलग तरीके से रिलेशनशिप को देखने लगेगी। ये लड़कियों की कंडीशनिंग होती है। लड़कों का सीन क्या है? 15 साल की उम्र में प्यार किया तो बच्चों के नाम तक सोच लेंगे। उनको शादी उसी से करनी, उसी के साथ मरेंगे। और एक बार अगर उसने धोखा दे दिया तो फिर किसी से शादी कर ही नहीं पाते, मतलब प्यार उस लेवल पे प्यार नहीं कर पाएंगे। जुनून खत्म हो गया। जुनूनी प्यार नहीं होगा, दीवानापन नहीं होगा, प्यार होगा बट जुनून वाला नहीं होगा। और जुनून वाले से शादी करना भी प्लस है कि आपको जुनून वाली लड़की से शादी हो, ठीक है, आपको किसी लड़की से दीवाने हो गए तो उससे शादी हो गई, लेकिन अगर नहीं होती उससे शादी तो उसका भी प्लस माइनस है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने इस गहन लोनलीनेस में मैं नहीं गया होता तो मैं इस लेवल पे आध्यात्मिक फोकस नहीं ला पाता अपने जीवन में। मैंने आपसे शुरू से बोला है कि पिछले 500 साल में कोई नहीं आया मेरे बराबर और अगले 500 साल में भी नहीं आएगा। उसका रीजन पता है क्या है? मेरा बचपन है। जब इंसान की नींव बहुत गहरी हो, बहुत टाइट हो, वो डिसाइड करेगी कि पेड़ कितना ऊंचा जाएगा। जितनी ज्यादा गहरी नींव होगी और उसमें जो चेतन है वो कसाव उसका जो होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो पेड़ ऊंचा होता है। अटेंशन उसकी एक जगह टिक जाएगी और जब अटेंशन टिकेगी तो चीज, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है
इसका सबसे बड़ा रीज़न यही। वो बात अलग है कि अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों तक पहुंच पाया हूं जो सीरियस हैं। कहने को मेरे सब्सक्राइबर 5000 हैं, मैं उनको काउंट ही नहीं करता, मेरे लिए वो सब मुर्दा है। 500 लोग केवल पहुंच पाए, सिर्फ 500 लोग। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है अध्यात्म में डालने के लिए। और आप सोचो कितना बड़ा ये वेस्ट होगा कि मेरे पॉडकास्ट सुमड़ी में कहीं किनारे पड़े रहे और मैं सब कुछ करके मर जाऊं और सिर्फ 500 लोगों को पता चले। मैक्सिमम अगर पता भी चलेगा तो 5000 लोग पता चलेगा, जब तक मैं मरूंगा तब तक। क्यों? क्योंकि मैंने यही नहीं डिसाइड किया कभी कि मुझे अपनी रिसर्चेस को, अपनी पढ़ाई में पैसा डालना चाहिए। क्यों नहीं डाल पा रहा हूं? क्योंकि आप लोग के नाटक है। आप लोग के माइंड में ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि जो आदमी आध्यात्मिक है वो आदमी पैसे कमा रहा तो लालची है वो। अब इस चक्कर में कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब उससे क्या होगा? मैं जब फ्यूचर देखता हूं तो मैं सोचता हूं चलो एक बुक लिखूंगा, लेकिन बुक के बजट कहां से आएगा? अब आप कहोगे आप अपने बैंक से बजट निकालो। क्यों निकालूं मैं? अपने बैंक से मैं क्यों पैसा डालूं भाई? इसमें एक बार डाल दूंगा, चलो ठीक है। दोबारा दूसरी बुक लिखूंगा, उसमें कौन डालेगा? और बुक लिखूंगा तो भी तो पैसा ही कमाना हो गया एक तरीके से। तो अगर बुक लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो कोर्सेज बेचने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बुक बेच सकते हो आप, कोर्सेज मत बेचो। अच्छा, एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो सिर्फ 500 लोग पहुंच पाए। 4 साल हो गए। 4 साल से मैंने 2021 में अपना द माइंड का चैनल बनाया। आज 4 साल होने वाले हैं। 4 साल में मेरे पास जो लोग हैं सीरियसली वो सिर्फ 500 लोग हैं। लोग मर रहे हैं। कितने लोग मेरी रिसर्चेस से फायदा लग सकता है उनको? क्योंकि रिसर्चेस जो है मुझे पता है कि रॉक सॉलिड रिसर्च है मेरी। अगर मिस्टिकल एस्पेक्ट को आप विश्वास नहीं भी करते हो तो कई लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मिस्टिकल बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं हम आपकी मिस्टिकल बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल साइड की वजह से आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं। अच्छी बात है। मिस्टिकल साइड पे विश्वास करना ही क्यों है? मत करो। वो तो मेरी अपनी रिसर्च चल रही है, उसको छोड़ो। वो आपको कहीं दुखी और सुखी थोड़ी करेगी कि आपको पता चल गया रीइंकार्नेशन, उससे सुख दुख का क्या लेना देना है ना? और सबसे बड़ा मिस्टिसिज्म तो स्पिरिचुअलिटी है। वो है मैं कौन हूं, मतलब मैं ब्रह्म हूं। इससे बड़ा मिस्टिसिज्म कोई नहीं है। क्योंकि आप कहोगे कि मैं आत्मा कहूंगा, दिखाओ आत्मा कहां है, तो आप कहोगे आत्मा देख नहीं सकते। आत्मा देख नहीं सकते, कैसे दिखा दे? लेकिन हम मानते हैं। तो मैं कहता हूं भूत भी तो नहीं देख सकते, भूत दिखाओ कहां है। तो भूत भी तो हो सकता है, रीइंकार्नेशन भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ब्रह्म है। ब्रह्म 5 सेंसेस से दिख नहीं रहा है, लेकिन ब्रह्म है। फिर आएंगे कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा का रीइंकार्नेशन का एग्जिस्टेंस साइंटिफिक नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा तंत्र विद्या का एग्जिस्टेंस साइंटिफिक नहीं है। अबे तो घोंचू ब्रह्म कौन सा साइंटिफिक है? ब्रह्म भी तो साइंटिफिक नहीं। कौन सा साइंटिस्ट बोल रहा है कि भैया मरने के बाद एक एलिमेंट बचता है? नहीं नहीं, वो बोला था एक डार्क एनर्जी 0 पॉइंट फील्ड बचती है कुछ कंसिडर। वो तो थ्योरी है ना। ऐसे तो मिस्टिसिज्म की भी कितनी थ्योरी है। वो तो साइंस तो हर थ्योरी बना रखा है, हर चीज साइंस ने, हर चीज को प्रूफ तो कुछ है ही नहीं ना। एटम्स की तरह, मॉलिक्यूल्स की तरह कैसे मान ले भाई? इससे बड़ा ब्रह्म कि मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा और आपकी आत्मा सेम है, इससे बड़ा ब्रह्म, इससे बड़ा मिस्टिसिज्म तो हो ही नहीं सकता कहीं भी। कि मैं आत्मा हूं, आप कहते हो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और वो जो आत्मा है वो आप में और मेरे में कॉमन है। उसी से पेड़ बनता है, उसी से पशु पक्षी बनते हैं, उसी से प्लैनेट बनते हैं, उसी से दुनिया बनी है। तो मैं कहूंगा दिखाओ कहां है? कहते दिखा नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा मैं आपको रीइंकार्नेशन दिखा नहीं सकता, आपको मानना पड़ेगा। वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं बुक्स लिखी हुई। कह रहे बुक्स उसका नहीं लो, कुछ नहीं हो। मैंने कहा आप किस बेस बोल लो? बुक्स लिखी हुई है। मैं किस बेस बोल रहा हूं? बुक्स लिखी हुई है। अगर बुकी के बेस पे मानना था
तो तंत्र विद्या का बुक उठा के पढ़ लोगे तो उसमें तुमको दिखेगा सब कुछ। और अगर आप ये कहते हो कि ब्रह्म उपनिषदों में लिखा हुआ है, तो उस कथा उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी भी बात हुई है मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन कथा उपनिषद का तुमने सिर्फ वो उठाया कि मैं ब्रह्म हूं। आप सोचो, मैं रीजनिंग कर रहा हूं, सिर्फ मैं रीजनिंग कर रहा हूं। और इतनी बहस करी लोगों ने, इतनी बहस करी लोगों ने, और जो लोग बहस करते हैं उनकी डीपी पे भगवान बने हुए हैं। कमेंट्स पे जब लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हम नहीं मानते रीइंकार्नेशन को, उनकी डीपी खोल के देखो, भगवान बने हुए, भगवान राम, हनुमान। उनसे क्वेश्चन करो ये इसका एग्जिस्टेंस क्या है, तो कहेंगे किताब पे लिखा हुआ है। उनसे क्वेश्चन करो ब्रह्म का एग्जिस्टेंस क्या है, वो कहेंगे अद्वैत वेदांता किताब में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं रीइंकार्नेशन लिखा हुआ, कह रहे नहीं मानेंगे, वो साइंटिफिक नहीं है। अरे तो भगवान और ब्रह्म कौन सा साइंटिफिक है? और अगर कोई एक ऐसा साइंटिस्ट बोलता भी हाँ ठीक है एक गॉड पार्टिकल करके कुछ होता है, वो तो थ्योरी है, सिद्ध कहां है वो? इससे बड़ा मिस्टिसिज्म तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं ब्रह्म हूं, हु एम आई, मैं ब्रह्म हूं। वो ब्रह्म क्या है? वो मेरा और आप में सब कॉमन कॉन्शियसनेस बराबर है। मैं चेतना हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। इससे बड़ा मिस्टिसिज्म क्या हो सकता है? लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आप बोलते हो मैं आत्मा, हमें बताओ। आप कहते हो प्रत्यक्ष प्रमाण करो, प्रत्यक्ष प्रमाण करो, प्रत्यक्ष प्रमाण करो। ऊपर से आप कहते हो आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। कैसे करे प्रत्यक्ष? मैं कहता हूं किताबों में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है मान गए। फिर मैं कहता हूं रीइंकार्नेशन के बारे में बात करोगे, तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा अरे किताबों में लिखा हुआ, कहते नहीं मानेंगे। कि कौन सी रीजनिंग है? कौन सा तर्क है? राइट। सो जिस तरीके से आप मानते हो कि मैं ब्रह्म हूं, उसी तरीके से आपको बाकी चीजें इन्वेस्टिगेट करनी होगी, तो आपको समझ में आएगा। बट ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल साइड, बिकॉज ऑफ सत्य और असत्य के बीच में भेद। अभी किसी ने मेरे को ईमेल किया, मैंने वो ग्रुप पे भी शेयर किया था। कोई रामानुज शर्मा है, उनका ईमेल आया, कुछ 5-6 पेज लिखे उन्होंने। तो मैंने उसको पढ़ा और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया की सारी जद्दोजहद से जब मुक्त होना होता है तब हम आपके पास आ जाते हैं और सत्य और असत्य के बीच में हम भेद कर पाते हैं, क्योंकि आपके पॉडकास्ट जो है वो सत्य की बातें करते हैं। किस चीज सत्य की बात हो रही है यहां पे? किस सत्य की बात हो रही है? एक होता है वास्तविक सत्य और एक होता है काल्पनिक सत्य। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यह है कि अगर मैं एक मोबाइल उठाऊं और उस मोबाइल की वैल्यू रखूं 10,000 रुपए और आपसे कहूं ये खरीदोगे 10,000 रुपए में, सब कहेंगे हाँ मैं 10,000 में खरीद लूंगा। लेकिन अगर आपसे कहूंगा 10 लाख में खरीदो, तो आप क्या कहोगे? अबे पागल वागल है क्या, बोलोगे ना। लेकिन अभी इसी वक्त मैं आपको 10 लाख रुपए का फोन बेचने वाला हूं, अभी बेचूंगा। और अगर आप नहीं खरीदोगे आपके बगल वाला खरीदेगा। अभी बेचूंगा। ये जो मेरे हाथ में फोन है ना,
ये भगवान शिव के मंदिर में 1 साल रखा रहा। और ऐसा कहा जाता है कि रात में भगवान शिव जब भी मंदिर आते थे तो अपने स्थान पे बैठते थे और उसी स्थान पे बैठते हुए वो ध्यान करते थे। लेकिन ये मोबाइल वहां भी रहता था, तो उनकी ऊर्जा इस मोबाइल में आ गई। और आज जिस व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है वो व्यक्ति शिव की कृपा इनडायरेक्टली पा रहा होता है इस मोबाइल के जरिए। और अपने जीवन में वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो इस मोबाइल के थ्रू करता है। इस मोबाइल में शिव की डायरेक्ट कृपा है, डायरेक्ट कृपा है, क्योंकि शिव इसके बगल में बैठ के ध्यान करते थे। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये देखिए इतनी केस स्टडीज। इस फोन की कीमत 10 लाख रुपए है। इस मोबाइल को शिव ने छुआ है, ये इसमें अंतर है। ये कोई नॉर्मल मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल को शिव ने देखा है, उसका स्पर्श किया है। जिस व्यक्ति को मोबाइल मिलेगा वो व्यक्ति डायरेक्टली शिव से उसकी कृपा पा सकेगा। हाथ उठाओ, 10 लाख रुपए कौन लेने में? हट सर मैं तो 10 करोड़ भी दे दूंगा सर, मेरे को दे दो। 10 करोड़ में बेच दिया। अब मैं बताता हूं, यह है कंडीशनिंग। मोबाइल की वैल्यू, वास्तविक जो वैल्यू 10,000 है, काल्पनिक वैल्यू 10 करोड़ हो गई। इसको बोलते हैं काल्पनिक सत्य। और काल्पनिक सत्य और वास्तविक सत्य में अंतर यही है, दोनों में सत्य लगा हुआ है। तो आप अपने पेरेंट्स को ये जाके समझा नहीं सकते हो कि IAS IPS 2 कौड़ी की चीजें होती हैं, बैंक की नौकरी, सरकारी नौकरी 2 कौड़ी की चीजें होती हैं। वास्तविकता क्या है? 2 कौड़ी की चीज। सोने, हीरे, अशर्वियां, ये पूरा का पूरा भौतिक जगत, तुम्हारी कार, तुम्हारी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, धन, दौलत, ये सब कुछ 2 कौड़ी की वास्तविकता में चीजें हैं। लेकिन तुमने उसको क्या बना रखा है? 10 करोड़ का मोबाइल बना रखा है तुमने उसको। दोनों ही सत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एकदम बिल्कुल सही तरीके से भास रहा है, लग ही रहा है सत्य, बिल्कुल लग ही रहा है। क्योंकि 700 करोड़ लोग क्या करते हैं? मिलके सिर्फ बात करते हैं। जब 700 करोड़ लोग मिलके बात करने लगेंगे कि ये 10,000 का फोन 10 करोड़ का है, तो जो बच्चा पैदा होगा ऑटोमेटिकली वो बच्चा काल्पनिक सत्य पकड़ेगा। इस काल्पनिक सत्य को रिलीजियसली भी देख सकते हो आप। लोगों को भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? अभी रिसेंटली अयोध्या में बीजेपी हार गई। क्यों हारी? क्योंकि जब बीजेपी वहां पे मंदिर बनवा रही थी तो बहुत सारे उन्होंने अवैध मकान तोड़वा दिए, बहुत सारे मकान तोड़वा दिए। अब वो मकान तोड़वाने के चक्कर में लोगों ने गुस्से में आके बीजेपी को वोट दे दिया। अरे तो 500 साल से राम भी तो बन रहे हैं। नहीं, हमें राम नहीं चाहिए। तो नाटक क्यों कर रहे हो राम का? हमें हमारी तकलीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोगों ने अपनी तकलीफों को चुना। यानी जो आदमी उनका घर तोड़ने पे बीजेपी को हरा दे रहा है, वो व्यक्ति इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाता है कि मुझे राम से प्यार है, मेरे राम को वापस बनाओ। और 500 साल बाद जब राम वापस आए तो वही व्यक्ति अपनी तकलीफों को चुन रहा है। यानी उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो इंसान, और लड़ कैसे रहा आदमी? एक तरफ युद्ध चल रहा है दूसरे रिलीजन का, एक तरफ इस युद्ध चल रहा है, और दोनों को भगवान से कोई प्यार नहीं है। दोनों को अपने ईगो से प्यार है। वो ईगो क्या है? अहम। इसको अहंकार बोलते हैं।
अहम का आकार, अहंकार, इसी अहंकार को कल्पना सत्य कहा जा सकता है। सत्य लगा हुआ है कल्पना में, इमेजिनेटरी ट्रूथ लगेगा। आप पैदा होगे, आप अभी इस पॉडकास्ट को बंद करोगे, बाहर जाओगे, आपको लगेगा हर चीज सत्य है। पैसा सत्य है, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि सत्य है, धर्म सत्य है, लगेगा। अब जब तक वो विजन नहीं आएगी, जब तक वो सेग्रीगेशन नहीं आएगा माइंड में, असत्य और सत्य में भेद करना नहीं आएगा, तब तक आपको लगता रहेगा। इसीलिए ट्रूथ लगा रखा है उसमें। तो हुआ क्या, जब मैं बचपन में पैदा हो रहा था, बचपन में पैदा क्या हो सकते हैं, बचपन में बड़ा हो रहा था, बचपन से मेरे अंदर एक समझ थी कि मुझे आप विश्वास नहीं कर सकते, बचपन से एक मेरे अंदर समझ थी कि मुझे ये पता चल जाता था कि ये पेरेंटिंग नहीं है। जिस तरीके से मेरी पेरेंटिंग हुई, बहुत अच्छी पेरेंटिंग हुई है, ऐसा नहीं है, पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें होती थी उस पेरेंटिंग में, मुझे लगता था ये सही नहीं है। तो सही गलत का अंदाज़ा मेरे अंदर बचपन से था, मतलब सत्य और असत्य का अंदाज़ा मैं 12-11 साल की उम्र से लगा सकता था। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता गया। फिर जब 23 साल का हुआ, तब मेरा दिमाग पैराशूट की तरह ओपन होना चालू हुआ, क्योंकि एक मेरे मेंटर मिल गए थे, उन्होंने कहा था कि ये रास्ता है, चलना तुमको है। इतनी बुरी तरीके से मैं उस रास्ते पर चलता गया कि उस रास्ते में शक्तियां मेरे को आती गई। वो शक्ति थी तर्क करने की। तर्क करना मतलब क्या, सत्य और असत्य के बीच में भेद पैदा करना। और यहीं से वो एग्जाम्पल कनेक्ट होता है जो लड़के ने मेरे को अभी लेटर लिख के भेजा, मैंने ग्रुप में भी डाला था। उसने लिखा था, सर आपके जो पॉडकास्ट हैं वो हमें दुनिया के जद्दोजहदों से, कुछ ऐसा उसने लिखा था कि मैं दूर रहना चाहता हूँ और वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं हमें। वो ये कहना चाहता था कि मुझे सत्य में जीना है तो आपके पॉडकास्ट पे आना है। जैसे ही पॉडकास्ट खत्म तो असत्य की यात्रा चालू। अब मेरे साथ क्या था कि आपके पास तो मैं हूं, मेरे पास कोई नहीं था। जब मैं सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे चला तो एक सिद्धि प्राप्त हुई तर्क करने की। ये तर्क करने की जो सिद्धि थी वो सत्य और असत्य के बीच में भेद करने की सिद्धि थी। अब आज के टाइम में मैंने सब कुछ छोड़ रखा माइंड के लेवल पे। शरीर के लेवल पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि शरीर के लेवल को छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। आप घर थोड़ी छोड़ दोगे, वो तो चाहिए ही। लेकिन मन के लेवल पे घर छोड़ रखा है मैंने। अपने सारे डिजायर छोड़ रखे, सोसाइटी की सारे जो प्रेशर होते हैं कि सोसाइटी ने क्या छोड़ रखा, सब कुछ क्वेश्चन कर दिया मैंने। सोसाइटी दो ही प्रकार की वासनाएं होती हैं, एक है आपकी खुद की वासनाएं, एक है सोसाइटी की वासना। सोसाइटी की वासना मैंने छोड़ रखी है। सोसाइटी चाहती है मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं। उससे क्या होगा, सोसाइटी मेरे को वैलिडेशन देगी। इस वैलिडेशन को तुमने 10 करोड़ के मोबाइल को 10,000 के मोबाइल का 10 करोड़ बना दिया है। इस वैलिडेशन की कोई मूल्यता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये दुनिया कैसे काम करती है। इसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू, मार्केटिंग में इसको बोलते हैं, इसी को कल्पना सत्य को बोलते हैं, परसीव्ड वैल्यू। ये एक्चुअली मार्केटिंग जब मैंने सीखी तो मेरे को अच्छे से पता चला कि कल्पना सत्य क्या होता है। मान लीजिए मेरा बैंड है, आज हम 50,000 चार्ज करते हैं। अगर कल को शाहरुख खान आता है और कहता है कि पार्थ सिंह का बैंड बहुत अच्छा है, तो उस बैंड की वैल्यू कितनी हो गई? कम से कम 5 लाख रुपए हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ने एंडोर्स किया है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान की खुद की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। अब ये वैल्यू सच में ज्यादा है या फिर आपके मन में है? सिर्फ आपके मन में। शाहरुख खान एक साधारण आदमी है, लेकिन आपके मन में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई ना, इतनी बढ़ गई कि उसने जब मेरे को टच किया, शाहरुख खान ने, अमिताभ बच्चन ने, तो वो भी, मैं भी बढ़ गया, मेरी वैल्यू बढ़ गई। इसको बोलते कल्पना सत्य, इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं।
ये हर जगह लागू है, बिलीव्स में, आपकी सोचने की एक तरीका है आप लोगों का, जैसे आप लोग सोचते हो, वो हैबिचुअल पैटर्न है, उसको अगर आप देख लो तो आप उससे बाहर आ सकते हो। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति बोलते थे इसमें इस चीज़ में कंडीशनिंग, डीकंडीशनिंग कैसे करें या कंडीशनिंग से इंडिपेंडेंट कैसे हों, उसमें सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, वो है जे कृष्णमूर्ति, इससे ऊपर कोई नहीं है। माइंड के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात करी है वो कृष्णमूर्ति ने बात करी है, ओशो भी इनके आगे आसपास नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करो, उससे क्या होगा, यकीन होगा कि आपके हैबिचुअल पैटर्न आपको दिखेंगे अंदर। जब आपके हैबिचुअल पैटर्न दिखेंगे आप अपने आप को अलग कर पाओगे उन सब से, नहीं तो आप ही वो हो। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। आज मेरा जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि मैंने कुछ पकड़ के ही नहीं रखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ रखा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ से। चेष्टा कर रहा हूं हर चीज की, आज चेष्टा कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके लिए मैं किताबें पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, अभ्यास करता हूं, सफलता भी मिलती है, सब कुछ चलता है। चेष्टा करता हूं कि अध्यात्म में और गहराई से जाया जा सके, चेष्टा करता हूं, लेकिन ये चेष्टा किसी गोल को नहीं, वो जो गोल है वो तो है, लेकिन वो गोल की अनिवार्यता नहीं है मेरे अंदर। चल रहा है गेम की तरह, कल को गेम ओवर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या, वो गोल अचीव हुआ चाहे नहीं हुआ, दोनों से मैंने पीस आउट कर लिया है। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो मेरा सिंपल सा कहना है, लड़ते लड़ते मर जाओ। अब इसमें इस थॉट पे पीस आउट कर लो, शांति बना लो, इस थॉट से मुक्त हो जाओ कि नहीं होगा तो क्या होगा। इससे मुक्त होने के लिए आपको वर्स्ट के सिनेरियो को एक्सेप्ट करना है। वो वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, आजीवन मेहनत करता रहूंगा और पूरी जिंदगी कुछ नहीं होगा मेरा, ये क्या है वर्स्ट के सिनेरियो, और वैसे मर जाऊंगा, तो उसी को जीत भी कहते हैं। और बेस्ट के सिनेरियो क्या है, आजीवन मेहनत करता रहूंगा और सफल हो जाऊंगा, ये बेस्ट के सिनेरियो है। और जो सफलता आएगी उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है मेरे अंदर। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, कुछ भी हो, लोगों के वर्स्ट के सिनेरियो पता है क्या होता है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि अरे मेरी शादी ही नहीं हुई यार, मैं तो 35 साल का हो गया। अबे तो नहीं हुई तो क्या हुआ, अरे नहीं सोसाइटी में तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अबे सोसाइटी की एक्सेप्टेंस का क्या करेगा, अचार डालेगा, गोबर है ये, गोबर के समान है ये एक्सेप्टेंस सोसाइटी की। सोसाइटी की बात ही मत किया करो मेरे सामने। ये लोग 99.9% झूठ बोलते रहते हैं पूरे टाइम। इन लोगों के अंदर ग्रीड भरा हुआ है, लालच भरी हुई है, वो रुक नहीं पा रहे एक जगह। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ भी मिल जाता है तो उसका शो ऑफ करने निकल जाते हैं, स्टेटस डालते हैं, दुनिया के पता नहीं क्या क्या करते हैं, दिखावेबाजी में चले जाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो चेष्टा करते हैं, कुछ मिल जाता है तो पगला जाते हैं। उसके बाद अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं। उस बच्चे को रिग्रेसिव बिहेवियर डालेंगे उसके अंदर कि तूने कुछ नहीं किया, तू चूतिया है, तू चूतिया है, तू बस यही करते रहते हैं। उसको बेवकूफ़ समझते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी कोई मूल्यता नहीं है। जब तक बच्चा कुछ कर नहीं लेता उसकी कोई मूल्यता ही नहीं है। वो बच्चा जीरो है, कबाड़ा है। उस बच्चे को इन लोगों ने कबाड़ा करार कर दिया, इसलिए कोटा में जाके लोग सुसाइड कर लेते हैं। नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब घर वापस क्या करेंगे, जाके सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उनको लगता है मैं कुछ नहीं हूं। अब एक घोंचू, तुम चाहे कुछ करो चाहे ना करो, तुम यूनिवर्स के लिए सबसे प्रेशियस इंसान हो सकता है तुम्हारे घोंचू माँ बाप और तुम्हारे घोंचू रिलेटिव्स तुमको चूतिया समझते हो, लेकिन तुम चूतिए नहीं हो। तुम यूनिवर्स के सबसे प्रेशियस एलिमेंट हो। इस यूनिवर्स को तुमको बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। ये यूनिवर्स तुमको बिल्कुल सामान्य समझता है। तुमको हवा देता है बराबर, सबके बराबर। तुमको पानी देता है सबके बराबर। तुमको ऊर्जा देता है,
खाना देता है सबके बराबर। लेकिन ये दुनिया क्या करती है? क्या सबके बराबर सबको कार मिल रही है? क्या सबके बराबर सबको सुविधा मिलती है? क्या सबको बराबर सुविधा मिलती है, बराबर कार मिलती है, बराबर लाइफ मिलती है, बराबर कंफर्ट मिलता है? नहीं। चेष्टा करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलोगे। लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहा है? तो कौन मां बाप अच्छा हुआ? ये तुम्हारे बायोलॉजिकल मां बाप? अपने मां बाप को क्वेश्चन करो, तुम्हारे मां बाप कौन है, उसको क्वेश्चन करो। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमको अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, उसकी तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। नेचर तुम्हें अनकंडीशनल प्यार करता है। नेचर तुमसे ये नहीं कहता अरे तुम डॉक्टर नहीं बने तो तुमको कम हवा खींचने दूंगा, अरे तू डॉक्टर बन गया तुमको ज्यादा हवा खींचने दूंगा। नेचर ऐसा करता है क्या? नेचर कहता है कि नहीं 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 नहीं, इस जगह पे जमीन, इस जमीन पे कम गेहूं उगेगा, उस जमीन पे ज्यादा गेहूं उगेगा। ऐसा होता है क्या? ये तुम्हारे सोसाइटी की वैलिडेशन ये गधे की पॉटी के समान है, गोबर है गोबर। सोसाइटी में वैलिडिटी चाहिए। कैसे डॉक्टर बन गए? भाई साहब सरकारी नौकरी लग गई, इसकी कोई वैलिडिटी है? अरे गाय की वैलिडिटी हुई है, ये तो बहुत बेकार वैलिडिटी। दुनिया की सबसे घटिया वैलिडिटी है सोसाइटी की वैलिडिटी। और इस वैलिडिटी का इतना माइनस पॉइंट है ना, इतना माइनस पॉइंट है, कभी सेलिब्रिटीज आपको बताएंगे ही नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण सेलिब्रिटी है। इनको कितनी वैलिडिटी दे रखा है आप लोगों ने? आपको पता है कितना बड़ा माइनस पॉइंट है फेमस होने का? दुनिया जहान के सारे कमेंट पास होते रहेंगे मोदी के ऊपर, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, राहुल गांधी ऐसा, राहुल गांधी वैसा। जैसे ही कोई सेलिब्रिटी पास करेगा उसको धर लिया जाएगा। जब आप सेलिब्रिटी होते हो और आप दारू पी के कार से निकल रहे होते हो तो आपको हर कोई जज करता है, देखो कितना घटिया आदमी है, रात में दारू पी के निकल रहा है। और वही आदमी जो ट्वीट कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है, वो साला खुद भी गिरा हुआ है एक नंबर का। वो क्या साला जज करेगा उसको? सेलिब्रिटीज को लोग जज करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा माइनस पॉइंट तुम्हें दिखता है? नहीं दिखता। फेमस होने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि पूरी दुनिया तुम्हें जज करेगी, लेकिन खुद भी दुनिया करप्टेड है। लेकिन तुम कैसे करप्ट हो गए? तुम चूतिए हो साले, हम नहीं है। हम तो अच्छे, हम तो ट्विटर पे ट्रोलिंग कर रहे हैं। हम थोड़ी जाके, हम तो भैया पवित्र आत्मा है। अबे तुम कहां से पवित्र आत्मा हो? तुम तो सबसे ज्यादा करप्ट हो, तो तुम्हारा वायरल नहीं हुआ कुछ। इक्वली बराबरी करप्ट हो तुम भी दारू पीते हो, तुम भी रंडीबाजी करते हो। लेकिन कोई सेलिब्रिटी अगर कोठे में मिल गया तो कहो अरे बाप रे बाप, कल पता है कौन कोठे में मिला था? रणबीर कपूर। और तुम कोठे में जा रहे हो वो तो अच्छा, तुम नहीं जाते, तुम्हारे घर में कोई जा रहा होगा तो वो, उसको तो तुमने वायरल नहीं किया। तुम्हारे मामा का लड़का कोठे में जाता है, वो, उसको तो तुमने वायरल नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे मामा का लड़का जा रहा है, वो अच्छी चीज है। रणबीर कपूर कैसे चला गया? दुनिया जान के सारे लोग बीफ खाते हैं। एक सेलिब्रिटी बीफ खाते हुए दिख जाएगा, उसको पता नहीं क्या बोलने लगेंगे कि बीफ खा रहा, बीफ खा रहा, बीफ खा रहा, बीफ खा रहा। मैं नहीं कह रहा बीफ खाना सही है, गलत है। मैं सिर्फ आपको एक साइड दिखा रहा हूं, फेमस होने का कितना नेगेटिव साइड है, सेलिब्रिटी होने का कितना नेगेटिव साइड है। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं तभी जानता हूं। एक बार मैंने नेहा कक्कर के ऊपर क्या बोल दिया कि नेहा कक्कर अच्छा गाती है या अच्छा परफॉर्म करती है, पूरी की पूरी यूट्यूब मेरे पीछे पड़ गई कि नेहा कक्कर की तारीफ कर दी। अरे भाई, नेहा कक्कर ठीक है घटिया गाती है, सॉरी ठीक है ड्रामा करती है, उल्टी सीधे चीजें करती है। आपको उसको पसंद नहीं है तो आप ये कहो ना कि इसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। आप सिंगिंग पे क्यों कमेंट कर रहे हो? आप तो सबसे बड़े दोगले हो। अभी रिसेंटली मास्टर सलीम ने कितने अच्छे अच्छे गाने गाए, उसका जो वीडियो वायरल हुआ मेरे इंस्टाग्राम से, उससे मैंने कितना कुछ सीखा कि लोग कैसे जज करते हैं। उसकी गायकी पे बोल रहे हैं कि गायकी सही है, कुमार सानू को गलत बोल दिया, वो बात अलग थी।
दोगलापन। तो दुनिया जो है ना वो दोगली है, और दुनिया जो है वो उसी को वैलिडेशन देती है, उसको रोटी देती है, उसको दाना देती है जो एक्चुअली लायक है। लेकिन यूनिवर्स जो है वो उसके लिए कुछ लायक नालायक नहीं होता है कि नालायक बेटा है, ये लायक बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हवा पानी खाना सब फ्री है सबके लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अब अगर आपको घर के अंदर खाना मिल जाए, हवा मिल जाएगी घर के अंदर, खाने के लिए थोड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी, वो भी मिल सकती है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो, खाना मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया हो। कंडीशनिंग कल्पना सत्य है। ये जो कल्पना सत्य है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, इसको और वास्तविक सत्य में आपको भेदना आना चाहिए। जैसे कोई कुछ बात करता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव साइड क्या है, दोनों में सत्य क्या असत्य क्या है, क्या दोनों की कितनी मूल्यता है, इस पे जीना चाहिए। अगर इस पे जी सको तो जीवन बहुत ही ज़्यादा मिठास आ जाएगी जीवन में। जीवन में कुछ पकड़ के मत रखो, इसको वैराग्य बोलते हैं। धीरे धीरे वैराग्य गहराएगा, पकड़ के मत रखो कुछ भी। किस चीज पकड़ के मतलब क्या, लोग कहते हैं क्या फिजिकली नहीं, मेंटल, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कई लोगों ने इसके बारे में बात करी है कि मेंटल लेवल पे पकड़ना नहीं चाहिए। मेंटल लेवल पे आप तभी कुछ छोड़ पाओगे जब आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि माइंड को कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, वो ऐसे नहीं जी सकता है। एक कहानी है बहुत बड़ी, एक एनालॉजी एक्चुअली, कहानी नहीं है। एक दलदल इमेजिन करो, उस दलदल में आप पूरी तरीके से धंसे हुए हो, लेकिन एक हाथ बाहर है, और वो जो एक हाथ है 99.9% लोग का वो हाथ कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन आपका भगवान ने पकड़ रखा है। अब आप पूरा जीवन उस दलदल में ही बिताने वाले हो, लेकिन एक हाथ सिर्फ भगवान पकड़ के रखेगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दलदल में डूबेगा नहीं। तो ये जो वैराग्य की स्थिति है, ये तब आएगी जब एक हाथ आपका भगवान के हाथ में थमा हुआ है। जब वो थमा रहेगा तो जीवन जो है वो दलदल की तरह है, और आप इसमें धंसते चले जाते हो। लेकिन अगर एक हाथ है तो आप धंसे रहोगे पर भी लोगों की तरह, आपको निकालने कोई तरीका नहीं है, पर एक हाथ जो है वो भगवान के हाथ में रहेगा। अब वो भगवान क्या है? आत्मज्ञान। जब चाह तब टी शर्ट उतारी फेंक दिया। वो क्या, ये टी शर्ट क्या है? आपकी वासनाएं, आपके गोल्स, आपके लक्ष्य, आपका पर्पस, कुछ नहीं है जीवन। जीवन में इतनी मिठास आ जाएगी ना अगर आप कंडीशनिंग छोड़ दो ना अपनी, सिर्फ एक फ्रेश माइंड से अगर आप जीवन को देखते हो ना कि मैं मणिपुर का हूं तो मुझे यहाँ के पहाड़ जो है, दिल्ली के पहाड़ जो है, उत्तराखंड के पहाड़ मणिपुर के पहाड़ के बराबर कर कंपेयर कर रहे हो आप बैठ के, कि मेघालय ज़्यादा अच्छा शहर है। ठीक है भैया, आप मेघालय के मणिपुर के हो, ठीक है मानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड की ब्यूटी को एडमायर करो, कंपेयर मत करो। कहीं कहीं जा रहे हो तो गोल्स मत लेके जाओ साथ में, कुछ सोचो मत, फील करो। उस वक्त कुछ नहीं होना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए कि फिल्टर से देख रहे हो, कि बीच में बिलीफ सिस्टम डाल दिया है कि हर जगह तुमको भगवान ही दिख रहे हैं, कि वो देखो कैलाश पर्वत है, वहां पे शिव जी बैठे होंगे। अरे कैलाश पर्वत को देखो ना, शिव जी को क्यों ढूंढ रहे हो? वो देखो कैलाश पर्वत, वहां पे ओम लिखा होगा। वो देखो कैलाश पर्वत, चलो नमन करो। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वो देखो कैलाश पर्वत, अपने डिजायर मांग लो। अरे कैलाश पर्वत के सामने खड़े हो तो कैलाश पर्वत को ऑब्जर्व करो, बिना फिल्टर के ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व विदाउट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ यू ऑब्जर्व विद द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड बन जाएगा। अगर विदाउट कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कंटेंट है, जो कंटेंट है ना, ये डिजायर्स, बिलीव्स, प्री कंसीव्ड नोशंस, प्रीजुडिसेस, फेथ, ये
इसके बिना देखना सीखो। चलिए।